तो आज का जो हमारा डीप डाइव है वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर है कि हम प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आखिर हम जानते कैसे हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जैसे रामायण, महाभारत या पुराण, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? बिल्कुल, क्योंकि आज हम जिसे इतिहास कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी से पहले हमारे पास मुख्य रूप से महाकाव्य थे, पुराण थे, राजाओं की जीवनियां थी। अच्छा। लेकिन 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, कैसे ये कुछ यूरोपीय विद्वानों की दिलचस्पी से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे भारत में ही गंभीर अकादमिक विषय बन गया। हाँ, ग्रंथों के अनुवाद से लेकर जमीन के नीचे दबे पूरे शहर खोजने तक का सफर। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या अंग्रेजों ने आते ही जमीन खोदनी शुरू कर दी थी? नहीं, शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि किताबों से हुई। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उनका मानना था कि भारत पर अगर राज करना है तो उसे समझना जरूरी है। और फिर चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और कहते हैं कि यूरोप में तो संस्कृत को लेकर एक जुनून सा पैदा हो गया था। हाँ बिल्कुल, मैक्स मूलर और फ्रांस बोप जैसे विद्वानों ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव रखी। इसका मतलब क्या था? मतलब क्या कर रहे थे वो लोग? वो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जैसी पुरानी भाषाओं के बीच की समानताओं को देख रहे थे और उन्हें देखकर वो हैरान थे। अच्छा। और यहीं से ये विचार आया कि शायद ये सारी भाषाएं एक ही प्राचीन इंडो यूरोपियन परिवार से निकली हैं। इसने तो भारत और यूरोप के संबंधों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ना तो इतिहास का एक ही हिस्सा हुआ। असली सबूत तो जमीन के नीचे थे। बिल्कुल, असली जो क्रांति आई वो तब आई जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के स्तंभों पर लिखी ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा पल था। पर ये इतना ऐतिहासिक क्यों था? मेरा मतलब है, एक पुरानी लिपि को पढ़ लेने से क्या बदल गया? सब कुछ। सोचिए, पहली बार सम्राट अशोक सिर्फ कहानियों के राजा नहीं रह गए थे। वो एक ऐसे इंसान बन गए थे जिनके शब्द, जिनके आदेश पत्थर पर खुदे हुए पढ़े जा सकते थे। ये तो जैसे इतिहास की आवाज सुनना था। सही बात है। और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और सांची स्तूप जैसी जगहों पर व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो शायद अभी बाकी था, है ना? हाँ, और वो मोड़ आया 1922 में। आर.डी. बनर्जी सिंध में खुदाई कर रहे थे जब उन्हें कुछ ऐसी मोहरें मिली जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। बिल्कुल, और उसी खोज ने हमें एक पूरी तरह से अज्ञात सभ्यता तक पहुंचा दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो मतलब टाइम मशीन में बैठकर 2000 साल और पीछे जाने जैसा था। सही कहा। जहां हमारा इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था, अब हमारे सामने मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की एक शहरी सभ्यता खड़ी थी। पर इस दौर में ज्यादातर इतिहास लिखने वाले अंग्रेज थे, जैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ, और वो अक्सर भारत को एक पिछड़े, निरंकुश देश की तरह दिखाते थे। तो इसके जवाब में एक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हुई होगी? हाँ बिल्कुल, भारतीय विद्वान सामने आए। के.पी. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। अच्छा। आर.जी. भंडारकर और राजेंद्र लाल मिश्र जैसे विद्वानों ने भारतीय नजरिए से इतिहास को फिर से लिखा। यह सिर्फ अकादमिक बहस नहीं थी, ये अपनी पहचान को फिर से पाने की लड़ाई थी। पर क्या ये राष्ट्रवादी इतिहासकार भी राजाओं और उनके साम्राज्यों तक ही सीमित नहीं थे? मतलब आम आदमी की जिंदगी का सवाल तो शायद अब भी बाकी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका ध्यान भी राजनीतिक इतिहास और एक स्वर्ण युग साबित करने पर था। तो असली बदलाव कब आया? आजादी के बाद, जब इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं रह गया। अब सवाल यह था कि समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, आम लोग कैसे रहते थे। और यहीं पर डी.डी. कोसाम्बी जैसे इतिहासकारों का काम बहुत जरूरी हो जाता है। कोसाम्बी ने एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने सिर्फ ग्रंथों को नहीं, बल्कि पुराने व्यापारिक मार्गों, सिक्कों के मिलने की जगहों, यहां तक कि लोक कथाओं को भी इतिहास के स्रोत की तरह देखा। वाह! उनका मानना था कि असली इतिहास राजाओं के महलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में छिपा है। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का हमारा तरीका खुद एक लंबा सफर तय कर चुका है। ये ग्रंथों के अनुवाद से शुरू हुआ, फिर पुरातात्विक खोजों से इसमें क्रांति आई, फिर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे एक नई दिशा दी, और अंत में आधुनिक विद्वानों ने इसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से और भी ज्यादा समृद्ध बनाया। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? कि
जिस तरह ब्राह्मी लिपि के पढ़े जाने से या सिंधु सभ्यता की खोज ने हमारे अतीत की समझ को पूरी तरह बदल दिया था, पूरी कहानी ही पलट दी थी। हाँ, तो क्या भविष्य में कोई ऐसी नई तकनीक या खोज हो सकती है? मान लीजिए सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ लिया गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या वो प्राचीन भारत के बारे में हमारी पूरी धारणा को एक बार फिर से पलट कर रख देगी? ये एक सोचने वाली बात है।